अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 89 के ऊपर। ये बात करते हैं आउट ऑफ कोर्ट मेथड्स, आउट ऑफ कोर्ट मेथड्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में लंबी चौड़ी लिटिगेशन को आगे बढ़ाना है। एज यू ऑल नो, सिविल केसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक केस को खत्म होने के लिए। नॉर्मली 6 से 7 साल तो लगते ही लगते हैं एक छोटे से डिस्प्यूट को ओवर होने के लिए। और अगर आप एक बड़े डिस्प्यूट की बात करो, सपोज एक प्रॉपर्टी का मैटर की बात करो, तो उसमें तो कभी कभी 50 ईयर से ज्यादा भी लग जाते हैं डिसीजन को आने में। तो इसलिए इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल दैट आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जाओ। एडीआर मेथड बहुत सारे होते हैं, आप सेक्शन नंबर 89 में पढ़ोगे। काफी सारे एडीआर के मेथड्स होते हैं। एडीआर मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। काफी सारे एडीआर के मेथड्स होते हैं जहां पे जो केस है वो कोर्ट के बाहर ही जो है सेटल हो जाता है। ओके, तो कोर्ट है ना, वो नॉर्मली प्रेफर करती है कि जो पार्टीज हैं वो लिटिगेशन को अवॉइड करें और एडीआर मैकेनिज्म्स में अपना जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करें। अगर जो भी हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे, सपोज आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, सपोज हम मान लेते मीडिएशन, कोर्ट ने बोला पार्टीज को क्या मीडिएशन में जाइए। अब अगर मीडिएशन मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाता है, इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों पार्टीज मान जाएंगे कि हाँ हम इस डिस्प्यूट में एग्री करते हैं। सपोज ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था कि ए बी को 5 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा था। अब जब मीडिएशन में बात गई, उस दौरान ये सेटल हो गया कि भाई ए बी को 2 लाख रुपए देगा और वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो बी है एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा बे से, 2 लाख रुपए में बात सुलझ जाएगी। ऐसा अगर हो जाता है, सेटलमेंट बन जाता है, इस केस में लिटिगेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे कोर्ट का भी टाइम सेव होता है और पार्टीज का टाइम तो सेव हो ही रहा है। तो दिस इज वेरी गुड। एडीआर जो है ये राइट टू स्पीडी जस्टिस आर्टिकल 21 में जो होता है उसको फर्दर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्पिरिट भी आप देख सकते हो कि आर्टिकल 21 का स्पिरिट भी सेक्शन नंबर 89 में गिवन है। ओके, तो यही है सेक्शन नंबर 89। अब हम इसका आगे का पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन जो है वो क्या क्या बोलता है। ओके, सेक्शन नंबर 89 में इसको हम रीड करते हैं। इसमें ये बोला हुआ है कि जो कोर्ट है ना वो क्या करेगा, वो टर्म्स को खुद से फॉर्मुलेट करेगा। यानी कि वो सपोज केस है हमारा ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी का केस है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ मीडिएशन कि मीडिएशन कैसे प्रोसीड होगी, मीडिएशन में क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, सेक्शन नंबर 89 बोलते हैं कि कोर्ट जो है ना वही फॉर्मुलेट करके देगी। यानी कि कोर्ट ही अपने आप से ये टर्म्स ऑफ मीडिएशन बनाएगी। पार्टीज को जब रेफर करेगा मीडिएशन में, उससे पहले वो मीडिएशन के टर्म्स खुद से सेट करेगी, उसके बाद मीडिएशन स्टार्ट होगी। लेकिन हम इसको केस लॉ वाली सीरीज में पढ़ेंगे, उसमें एक एफकॉन्स का केस दिया हुआ है। उसमें ये बोला गया कि जो टर्म्स है ना, ये कोर्ट बनाने का बस कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि टर्म्स वगैरह हर केस में बना के देगी। वो सिर्फ ये करेगी कि दोनों पार्टीज को मीडिएशन में रेफर कर देगी कि ए और बी आप जाओ और अपने मीडिएशन एक पर्टिकुलर एरिया में कराइए एंड कोशिश करिए कि जो केस है ये कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए। ओके, तो सिर्फ कोर्ट जो है नॉर्मल प्रैक्टिस में पार्टीज को रेफर करती है, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस बना के नहीं देती मीडिएशन की। एफकॉन्स केस में इस चीज को बोला गया है कि ये सही प्रैक्टिस है, ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो सेक्शन नंबर 89 में जो चीज लिखी हुई ना कि द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ये चीज एक्चुअली में अब अप्लाई नहीं होती है। कोर्ट जो है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट को फॉर्मुलेट नहीं करता है, वो सिर्फ रेफर करता है पार्टीज को। ओके, अब इसमें बोला गया है कि इन मेथड से जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। आर्बिट्रेशन, अब आर्बिट्रेशन में आपको एक चीज समझनी है कि दोनों पार्टीज को कंसेंट करना पड़ेगा तभी आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो सकती है। तो ए वर्सेस बी, अगर यहाँ पे ए और बी दोनों को कंसेंट करना पड़ेगा, उसी के बाद आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो सकती है। सपोज ए कंसेंट करता है पर बी कंसेंट नहीं करता है, अब यहां पे इस केस में आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकती है। ओके, तो एक बेसिक रूल आर्बिट्रेशन का कि दोनों पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा। कॉन्सिलेशन और मीडिएशन ये चीज मोर और लेस सेम होती है।
इसको जब हम ऑर्डर नंबर आई थिंक ऑर्डर नंबर 10 में ये चीज हमने डिस्कस अच्छे से करी हुई है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इतना होता है कि कॉन्सिलेशन में जो कॉन्सिलेटर होता है थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है, लेकिन मीडिएशन में थोड़ा पैसिव रोल प्ले करता है मीडिएटर। मतलब मीडिएटर इतना ज्यादा कोशिश नहीं करता कि इसको सेटल करवाने की, वो बस प्रोसीडिंग्स में ज्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन कॉन्सिलेशन में जो कॉन्सिलेटर होते हैं वो प्रॉपर एक रिटर्न प्लान बना के देगा अपने आप से, और हर चीज वो प्रॉपर तरीके से प्लान बना के पार्टीज को देगा, और पार्टीज को बोलेगा कि आप इस प्लान को पढ़िए और इस पर आप एग्री करने की कोशिश करो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सिलेटर थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है। अब जुडिशियल सेटलमेंट ये भी एक मेथड है, आउट ऑफ कोर्ट मेथड, जिससे पार्टीज जो हैं उनकी लिटिगेशन आगे चलेगी नहीं, उसी टाइम खत्म हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है वो कोर्ट बोल सकता है कि इस मैटर को मैं एक दूसरे जज को देता हूं। सपोज कोर्ट नंबर ए बोलता है कि एक कोर्ट नंबर सी के जज हैं, उनको केस जो है वो बोलता है कि कोर्ट नंबर सी में जाइए, एंड कोर्ट नंबर सी के जो जज हैं उनकी बात सुनने की कोशिश करिए। एंड जो वहां के जज हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाने की। तो जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है वहां की कोर्ट नहीं, किसी दूसरी कोर्ट के जो जज हैं उनमें मैटर को भेजा जा सकता है। एंड क्या हो सकता है कि वो जो जज हैं वो कोशिश कर सकते हैं दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाने की। अगर सेटलमेंट हो जाती है देन वेल एंड गुड, फिर जो डिक्री अकॉर्डिंगली पास हो जाएगी और सूट जो है वहीं पे वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो कोर्ट सी के पास भेजेंगे जुडिशियल सेटलमेंट कराने के लिए प्रोसीडिंग्स, वो फेल कर जाती हैं, पार्टीज अगर मानती नहीं है सेटल करने के लिए केस, इस केस में ये चीज एक इसमें सेक्शन में लिखी हुई है दैट इन दिस केस आगे जाके कोर्ट सी को ये मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि अगर आगे जाके कोर्ट ए इस मैटर को ट्रांसफर करना चाहे किसी दूसरे जज को, तो कोर्ट सी को वो कम से कम ट्रांसफर नहीं कर सकती, बिकॉज एक बायस आ सकता है। ओके, तो एक चीज बोलेगी कि आगे जाके अगर कोई सिचुएशन में ट्रांसफर करना भी पड़ता है केस, तो कम से कम कोर्ट नंबर सी को तो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। तो जुडिशियल सेटलमेंट यही होता है, इसमें यही बस बातें बोली गई हैं और हमको जो है यही चीज समझनी है। अब आर्बिट्रेशन का इसमें लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन, अगर पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए मान जाती हैं, देन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जो रूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आर्बिट्रेशन चलेगी। तो एक स्पेशल एक्ट दिया हुआ आर्बिट्रेशन का, उस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसी मेथड से आर्बिट्रेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा, उसी मेथड में प्रोसीडिंग चलेंगे आर्बिट्रेशन वाली। ओके, सेम विद लोक अदालत। लोक अदालत हमने डिस्कस नहीं किया ना। देखो लोक अदालत क्या होता है, अगर वकील आप हो तो आपको पता होगा दैट नॉर्मली लोक अदालत बहुत रेगुलरली लगती रहती है कोर्ट में। इसमें क्या होता है, किसी वकील को ही कोई सीनियर वकील होते हैं उन्हीं को बोला जाता है कि आप लोक अदालत में प्रेसाइड करिए एंड कोशिश करिए कि पार्टीज के बीच में जो है सेटलमेंट करवाने की। तो कोर्ट में जो कोर्ट वकीलों को ही वो बोलता है, एम्पावर करता है दैट यू ट्राई टू ब्रिंग अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो ये लोक अदालत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे सेटलमेंट कराने का प्रोविजन हो सकता है। वहीं पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नॉर्मली लोक अदालत होती है एंड वहीं पे किसी वकील को बिठा देते हैं एंड उनको बोलते हैं कि यू जस्ट ट्राई टू ब्रिंग अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो सेक्शन नंबर 89 यही बोलता है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 90 के ऊपर। सेक्शन नंबर 90 बोलता है कि एक पर्सन जो है ना वो एक पर्टिकुलर केस को कोर्ट में सबमिट कर सकता है कि सर आप मेरे को अपना ओपिनियन बताइए इस केस के ऊपर। तो इस चीज के लिए भी कोर्ट को यूज किया जा सकता है टू नो द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर केस, एंड कोर्ट जो है फिर उस केस को अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करेगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 91 पे। सेक्शन नंबर 91 प्रीलिम्स, इवन 92, ये दोनों के दोनों सेक्शंस जो है प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हमको कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना, लेकिन इसमें जो टर्म्स है ना, इसमें कुछ टर्म्स है वो आपको समझनी पड़ेंगी बस। अब सेक्शन नंबर 91 ये बोलता है कि अगर एक पब्लिक न्यूसेंस का केस है, सपोज एक पर्सन है ए, वो रोज
जोर जोर से गाने बजाता है पूरी लोकेलिटी में, बहुत तेज आवाज में गाने बजाता है, इसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो जाती है उस एरिया में। अब यहाँ पे अगर सूट फाइल करना है, सिविल सूट फाइल करना है, तो कैसे होगा इस केस में? 91 बोलते हैं कि एडवोकेट जनरल यानी जो स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं। तो इस पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, इस केस में एडवोकेट जनरल जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ओवर देयर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस लोकेलिटी में जो पर्सन है, सपोज उसी लोकेलिटी में सी एंड डी रहते हैं, अब ये जो पर्सन है ये भी सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन लेके। यानी कि अगर कोर्ट इनको परमिट कर देता है सूट फाइल करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस वाला, देन ये पर्सन भी सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सी एंड डी को भी कोई दिक्कत हो रही हो उस पब्लिक न्यूसेंस की वजह से। इट्स नॉट नेसेसरी दैट सी एंड डी आर अफेक्टेड बाय दैट प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि सी एंड डी नॉर्मली उस टाइम वेकेशन पे गए हो, सपोज जब ये पब्लिक न्यूसेंस हो रही थी उस टाइम पे सी एंड डी वेकेशन में गए हुए थे, स्टिल सी एंड डी कैन फाइल अ सूट। ओके, तो यही चीज सेक्शन नंबर 91 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 92 पे। ये बात करते हैं पब्लिक चैरिटीज के बारे में। सपोज कोई पब्लिक चैरिटी है जिसका काम बेसिकली है कि समाज की सेवा करना। ओके, और वो जो चैरिटी है वो ट्रस्ट फॉर्म में है, यानी कि ट्रस्ट में कुछ बंदों ने पैसा डाला हुआ है एंड वो ट्रस्ट जो है पब्लिक की भलाई के लिए काम करता है। अगर उस ट्रस्ट के लिए कोई उस ट्रस्ट के रिगार्डिंग कोई सूट फाइल करना है, तब कौन कर सकता है? इन दैट केस वही सेम एडवोकेट जनरल कैन फाइल अ सूट। ट्रस्ट, अगर सपोज ट्रस्टी को हटाना है या फिर ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, उस केस में सूट फाइल कौन कर सकता है? उस केस में एडवोकेट जनरल जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे पर्सन्स, सपोज सी एंड डी ही मान लेते हैं, ऐसे पर्सन्स जिनका ट्रस्ट में कुछ इंटरेस्ट है, सपोज सी एंड डी का कोई उस ट्रस्ट से कोई लेना देना होना चाहिए, तभी सी एंड डी फाइल कर सकता है। 91 में हमने देखा था कि सी एंड डी अगर अफेक्टेड पर्सनली है नहीं, in that case also they can file a suit with the leave of the government. But here दो सी एंड डी है 92 में, उनको पर्सनली इफेक्ट होना पड़ेगा तभी वो सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सी एंड डी का कोई लेना देना है नहीं उस पब्लिक ट्रस्ट से फिर भी वो सूट फाइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको कुछ इंटरेस्ट होना पड़ेगा उस सूट से, देन ओनली दे कैन फाइल अ सूट एंड विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सी एंड डी को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद वो एक पब्लिक ट्रस्ट के रिगार्डिंग सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद से डायरेक्ट सूट फाइल कर सकता है इस केस में। एंड इवन इन सेक्शन 91 एडवोकेट जनरल को कोर्ट की परमिशन, कोर्ट की लीव लेने की जरूरत नहीं है बिफोर इंस्टीट्यूटिंग द सूट। तो यही चीज हमको याद रखनी है इसमें बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 93 पे। अब इसकी कोई रेलेवेंस रह नहीं गई है। प्रेसिडेंसी टाउन्स के बारे में बात करता है ये। आज के डेट में प्रेसिडेंसी टाउन्स पहले होते थे, देखो बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ये पहले ब्रिटिश के टाइम्स में प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे। बट अब ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, अब सारे स्टेट्स इक्वल हैं। तो उसमें पहले ये बोलते थे कि प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर जो है कलेक्टर भी जो है या कोई और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो एम्पावर्ड है वो भी सूट फाइल कर सकता था। 1992 में जैसे एडवोकेट जनरल की पावर दी हुई थी ना, एडवोकेट जनरल की जगह कोई कलेक्टर वगैरह भी सूट फाइल कर सकता था आउटसाइड ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स। अगर कोई ऐसा एरिया है जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर है, सपोज दिल्ली, अब यहाँ पे किसी कलेक्टर को सूट फाइल करवाना है पब्लिक न्यूसेंस के लिए, तो दैट कलेक्टर कैन फाइल अ सूट। जरूरी नहीं है कि एडवोकेट जनरल को ही यहाँ पे